नमस्कार सभी को, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को दीक्षम क्लासेस में स्वागत है जी। आइए आज के इस वीडियो से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आइसोमेरिज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत करने से पहले हम लोग को 3 चैप्टर्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें से पहला होता है आईयूपीएसी नेम के बारे में, जो मैंने पहले ही कवर करवा रखा है, उसे आप सभी लोग देख चुके होंगे। दूसरा जो चैप्टर्स है वो है आइसोमेरिज में। ये आइसोमेरिज में चैप्टर बहुत ही जल्दी हम लोग को ख़त्म हो जाएगा, 2 लेक्चर्स में ये सलटा जाएगा। ठीक है, 2 लेक्चर्स होगा, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आइसोमेरिज में पढ़ने के बाद तब हम लोग चलेंगे तीसरा चैप्टर्स, वो होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो जीओसी हम लोग पढ़ेंगे। जीओसी में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, ये सारा कुछ हम लोग वहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बेसिक कंसेप्ट। तो यही सारे कंसेप्ट को पढ़ने के बाद तब हम लोग क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरुआत कर सकेंगे। वहाँ पे हम लोग को ये सारे चीज़, वहाँ पे जैसे देखोगे, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टॉपिक लिखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देंगे, वहीं से तुम्हारा ये सारे चीज़ आ जाएगा। नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन आ जाएगा, आइसोमेरिज्म वाला पोर्शन आ जाएगा। उसके बाद जब आगे रिएक्शंस वगैरह सब की बात करेंगे तो वहाँ पर तुम्हारा ये आ जाएगा जीओसी वगैरह, फिर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो वो हम लोग धीरे धीरे जो बेसिक कंसेप्ट है, जो हम लोग को क्लास 11th में ही पढ़ लेना था। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, आप सभी लोग नहीं पढ़े हो, उसे मैं बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कम समय में, ताकि आप सभी का क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही बेहतर हो सके, चीज़ों को, हर एक के कॉन्सेप्ट को समझ पाओ, सीख पाओ। ठीक है, तो आज के चैप्टर्स में हम लोग शुरू करने वाले हैं, आज के लेक्चर्स में शुरू करने वाले हैं आइसोमेरिज में। अब समझते हैं कि आखिर ये आइसोमेरिज में होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग आराम से देखते चलना, आराम से पढ़ाएंगे, हर एक चीज़ तुम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन देखो क्या है, द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब वैसा कंपाउंड जिसके पास क्या हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब कि ऐसा कंपाउंड, जैसे 2 कंपाउंड हम लोग के पास रहेगा, ए और बी। अब ये दोनों कंपाउंड के पास देखना है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो। क्या होना चाहिए? सबसे पहले आइसोमेरिज्म होने के लिए पहला कंडीशन ये है कि दोनों के पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फिर हम लोग के पास दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है? दोनों के पास जो स्ट्रक्चर्स होगा वो स्ट्रक्चर्स अलग अलग होना चाहिए। तो वैसा कंपाउंड जिसके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन डिफरेंट उसका स्ट्रक्चर देखने को मिले, तो ऐसे ही कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? आपस में आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्लियर है? तो आगे भी हम लोग इसका पूरा विस्तार से समझते हैं डेफिनेशन को। देखो क्या लिखा हुआ है, द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड हेंस डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 चीज़ अलग अलग हो जाएंगे, 2 चीज़ अलग अलग हो जाएंगे तो उसका प्रॉपर्टीज भी बदल जाएगा, उसका फिजिकल भी, उसका केमिकल भी। तो हम लोग देख रहे हैं कि वैसा कंपाउंड जिसके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो, और स्ट्रक्चर्स अलग अलग होने की वजह से उन लोग का क्या हो जाता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाता है। क्लियर है? तो अगर ये सब हम लोग को देखने को मिल रहा है तो वैसे कंपाउंड्स को आपस में क्या बोलेंगे? आइसोमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोमर्स बोलेंगे। तो वही लिखा हुआ है, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड हेंस डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म ऑफ ईच अदर। वो आपस में क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स कहलाएंगे। एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और इस तरह का जो फेनोमेनन हो रहा है, घटना जो हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। मतलब हम लोग 2 वर्ड में अगर बोलेंगे तो क्या समझेंगे? अगर 2 कंपाउंड को आपस में बोलना है आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा? सिंपल भाई, हम लोग बोलेंगे कि या दोनों के पास चेक करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, हाँ है सेम। दूसरा कंडीशन देखेंगे क्या स्ट्रक्चर्स दोनों का अलग अलग है, हाँ बिल्कुल अलग है। तो भाई बोल दो कि आपस में क्या हो जाएंगे? आइसोमर्स हो जाएंगे। और ये जो प्रक्रिया होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ये क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म कहलाता है। बस क्लियर है? तो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, या फिर आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? वैसे कंपाउंड जिसके पास आपस में क्या हो? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। खत्म कहानी। और स्ट्रक्चर्स अलग रहेगा तो उसका प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाएगा, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आते हैं आइसोमेरिज्म में कितने टाइप का होता है, जो हम लोग को इस चैप्टर्स में पढ़ना है पूरा डिटेल में, कौन कौन सा टॉपिक है। आइसोमेरिज्म हम लोग को 2 टाइप का होता है। आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहला क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है।
ठीक है, हम लोग को बेसिकली यही चीज़ को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को आ जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज में। स्टीरियो आइसोमेरिज में जब तुम कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। जैसे जेई नीट सीयूईटी का करोगे तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली इस चीज़ को पढ़ते हैं। बाकी रह गया बात बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ हम लोग को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में पे ज़्यादा अच्छा से ध्यान देना है। उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज में भी दो तरह का होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज में दो तरह का होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग को ज़्यादातर जो फोकस करना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी वो है हम लोग को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे किसके ऊपर, हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, लेकिन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा स्टीरियो को भी। और स्टीरियो भी दो तरह का होता है, एक होता है ऑप्टिकल और एक होता है ज्योमेट्रिकल। तो हम लोग को पढ़ना है ज्योमेट्रिकल को ज़्यादा अच्छा से, ऑप्टिकल हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए उतना ज़्यादा जरूरी अभी के लिए नहीं। ऐसा नहीं बोल रहे कि ये चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए, अरे पढ़ना चाहिए भाई, ये कंपटीशन तभी तुम कर पाओगे ना। ज्योमेट्रिकल करोगे तभी तो तुम बता पाओगे कौन ऑप्टिकल एक्टिव होगा कौन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। तो खैर हम लोग वहाँ तक नहीं चलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसके बाद पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में समझेंगे। जहाँ पे देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या है, सिस ट्रांस के बारे में समझेंगे। ये बेसिकली किसके बारे में आएगा, तो डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर हम लोग चलेगा। तो यहाँ पे देखो सिस ट्रांस है, ई जेड आइसोमेरिज्म है, सिन और एंटी है, ये सब क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो हम लोग को जो सबसे पहला जो पढ़ना है आइसोमेरिज्म वो क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कितने टाइप का पढ़ना है, 6 टाइप का। पहला क्या है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तीसरा क्या है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा क्या है मेटामेरिज्म, पांचवा क्या है टोटोमेरिज्म और छठा क्या है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये रहा आपका आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट। तो इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे, बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। एक लेक्चर्स में मोस्ट प्रोबेबली है कि हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को बहुत हद तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा कॉन्सेप्ट कि क्या होता है आइसोमेरिज्म। फिर से दोहरा देते हैं, आइसोमेरिज्म में क्या होता है, दो कंपाउंड को हम लोग अगर रिलेट कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे वैसा कंपाउंड जिसके पास सेम क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, और अलग क्या होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर सेम है भैया तो सीधा बोलेंगे कि ये आपस में आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं। आइसोमेरिज्म होने के लिए हम लोग बोलेंगे कि दोनों के पास स्ट्रक्चर्स अलग होना चाहिए, हाँ, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो ऐसे ही कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं, और ये प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसके टाइप कितने हैं दिखाती है तुम लोग को, चलो एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इतना लिख लो तुम लोग, नोट्स अच्छे से बनाते जाओ। अब देखो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको बोलेंगे, the compounds which have same molecular formula but different structural arrangement of atoms or groups are called structural isomers। कहने का मतलब है वैसे कंपाउंड को आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे जिसके पास सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो और डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हो, मतलब स्ट्रक्चर जो रहेगा उसमें डिफरेंट देखने को मिले एटम्स, अरे एटम का अरेंजमेंट अलग देखने को मिले, ग्रुप्स ऑफ एटम का अरेंजमेंट अलग देखने को मिले। तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म ही हम लोग को क्या कहलाता है, तो हम लोग को कहलाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्लियर है। और इस तरह के फेनोमेनन को क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो वही लिखा हुआ है द कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज या फिर इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग क्या देखे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, तो हम लोग सर यहाँ पे कंडीशन देख रहे हैं, ठीक है। कंडीशन हम लोग देखने जा रहे हैं। कंडीशन में क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहला देखो भाई हम लोग देखें कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम, ठीक है। दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि स्ट्रक्चरल क्या होना चाहिए, सेम, मतलब अलग, स्ट्रक्चर डिफरेंट।
तीसरा क्या देखेंगे, अगर स्ट्रक्चर अलग हो गया भैया तो उसका IUPAC नेम भी अलग होगा। IUPAC नेम डिफरेंट, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर से अलग है तो कभी उसका IUPAC नेम सेम नहीं हो सकता। अब साथ ही साथ ये भी होता है कि अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है भैया तो तुम बोल ही सकते हो मोलिकुलर वेट भी सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हाँ भैया वो चीज़ तो तुम भूल ही सकते हो इसी के माध्यम से, खाली बस ये पॉइंट बढ़ा सकते हो तुम अपने साइड से कि हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, डिफरेंट, और सॉरी मोलिकुलर वेट मस्ट बी सेम। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिखे? अरे यहाँ से मोलिकुलर फॉर्मूला अगर सेम रहेगा भैया तो तुम ऑब्वियस सी बात है ना उसका मोलिकुलर वेट भी हम लोग को क्या होगा, सेम ही हो जाएगा। तो ये हम लोग को कंडीशन होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए। क्या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होना चाहिए, तो सर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा तो उसका मोलिकुलर मास भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। और स्ट्रक्चर जो अलग होता है वो किसकी वजह से होता है, एटम्स के अरेंजमेंट से या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम के अरेंजमेंट से, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि अगर स्ट्रक्चर से अलग हो जाएगा भैया तो हम लोग जान रहे हैं कि उसका IUPAC नेम भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आई होप कि आप सभी लोगों को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जैसा कि हम लोग समझते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप का है, तो भैया अभी जस्ट तुम लोग को बताएं 6 टाइप का हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों का वर्णन करेंगे, ठीक है, डिस्क्राइब करेंगे एक एक चीज़ के। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसका हम लोग टैप्स देखेंगे। क्या देखेंगे, इसका टैप, और जितनी भी टैप है वो सारा चीज़ हम लोग एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। तो हम लोग चूँकि जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, देयर आर 6 टाइप ऑफ, या फिर ऐसे लिख दो, ऐसा रहने दो, देयर आर 6 टाइप ऑफ, या फिर ऐसे लिख दो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमर, या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और फॉलोइंग। कहने मतलब ये जो हम लोग का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो टाइप है वो फॉलोइंग है, जो हम लोग अभी एक करके हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं, जिसमें से 6 टाइप का था। पहला हम लोग को क्या देखेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। तो चलो इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग इसका टाइप के बारे में वर्णन करते हैं। लिख लो यहाँ तक। अब देखो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म। क्या है चेन आइसोमेरिज्म, देखो द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन, या फिर उसी को बोलते हैं पैरेंट चेन, इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। मतलब कि वैसा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो अराइज होता है क्या होने पे, तो डिफरेंट इन कार्बन चेन। कहने का मतलब हम लोग को 2 कार्बन है, जैसे 2 को कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, स्ट्रक्चर क्या है, अलग है। अब स्ट्रक्चर अलग है तो किस वजह से है मेरे भाई, तो स्ट्रक्चर अलग है कार्बन के पैरेंट चेन अलग होने का, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हो कार्बन के चेन जो है उसमें अलग होने के वजह से। जैसे मान के चलो किसी में 4 कार्बन है पैरेंट चेन में, पैरेंट चेन किसको बोलते हैं समझ में आता है ना, मेन चेन। तो उस मेन चेन में मान के चलो कार्बन की संख्या किसी में 4 हो गया और किसी में 3 हो गया, बाकी किसी में ब्रांच ज़्यादा हो गया, किसी में ब्रांच कम हो गया, तो उसमें देखोगे तो स्ट्रक्चर दोनों को अलग अलग देखने को मिलेगा। तो किसकी वजह से, पैरेंट चेन में डिफरेंट होने की वजह से। तो अगर पैरेंट चेन में डिफरेंट होने की वजह से अगर उसके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। मतलब कि कुल मिलाकर के ये बोलो कि कार्बन का चेन में परिवर्तन होने की वजह से, कार्बन के चेन में डिफरेंट होने की वजह से आइसोमेरिज्म शो होता है, तो वैसे आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म।
नाम से सुन रहा है, चेन आइसोमेरिज्म। मतलब जो आइसोमेरिज्म में जो शो हो रहा है वो किसकी वजह से, कार्बन के चेन की वजह से। कार्बन के चेन क्या हुआ होगा, अलग हुआ होगा। अब हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो वही चीज लिखा हुआ है भाई, द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन या फिर पेरेंट चेन इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल से समझो तब बेहतर तरीके से तुम लोग समझ पाओगे। हम लोग एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं किसका, ब्यूटेन का, क्योंकि प्रोपेन तक कुछ चेंज होता नहीं है। मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन तक कोई चेंज नहीं होता है 4 कार्बन से। अब हम लोग समझते हैं क्या होता है सो। जैसे कि मान के चलो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, मान के चलो ए, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दे देते हैं CH3 CH2 CH2 एंड CH3, और इधर हम दे देते हैं B, और इधर दे देते हैं CH3 CH CH3 और यहाँ पर CH3, ऐसा करके। अब बोलेंगे कि ए और बी आपस में क्या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है? हाँ बिल्कुल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। कैसे जी, देखो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। हाइड्रोजन भी देख लो, 3 2 5 2 7 और 3 10, 3 4 और 3 7 और 3 10। मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर क्या दोनों का सेम दिख रहा है? नहीं सर। तो अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर अलग, तो भैया ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेगा ही करेगा। हाँ सर बिल्कुल। अब सवाल ये आता है कि क्या ये चेन आइसोमेरिज्म है? सर चेन आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म तब बोलते हैं जब वहाँ पर जो आइसोमेरिज्म जो शो हो रहा है, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो शो हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है? तो कार्बन के चेन में डिफरेंट होने की वजह से, या फिर बोलते हैं पेरेंट चेन की डिफरेंट होने की वजह से। कहने का मतलब जो मेन चेन है ना, मेन चेन किसी में अलग है तो दूसरे में भी अलग है, तो वहाँ पर आपस में बोलेंगे कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं हो रहा है, तब उस समय बोलेंगे कि हाँ कार्बन की चेन की वजह से हम लोग का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो हो रहा है, तो वैसे आइसोमेरिज्म को चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। देखो यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम लोग चेक कैसे करते हैं मेरे भाई, चेक करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे मेन चेन कितना हो जाएगा? सर मेन चेन यही तो हो जाएगा 1 2 3 4, यही तो होगा। इसमें बताओ चेन कितना होगा? 1 2, इधर जाओगे तो ये छूटेगा, इधर जाओगे तो ये छूटेगा, तो 3। तो सर ये तो हम लोग ब्रांच आ गया सर। हम लोग को देख रहे सर दोनों में मोलिकुलर फॉर्मूला तुम सबसे पहले पता कर लो, क्या यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? तो सर मोलिकुलर फॉर्मूला हम लोग को C4 एंड H10 है। यहाँ पर देखो कि क्या है, तो यहाँ पर भी C4H10 है। बिल्कुल है सर। स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग है। और स्ट्रक्चर जो अलग अलग है मेरे भाई, यहाँ पर लिख भी लो, स्ट्रक्चरल क्या है हम लोग को? दोनों के पास डिफरेंट है। दोनों के पास क्या है? डिफरेंट है। तो इसको नहीं लिखते हम लोग, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। देखो मोलिकुलर फॉर्मूला इसके पास जो है वही मोलिकुलर फॉर्मूला इसके पास भी है, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर किसकी वजह से अलग है? तो सर हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर जो अलग है कार्बन के चेन की वजह से। यहाँ पे 4 को कार्बन है और यहाँ पर भी 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे मेन चेन जो पेरेंट चेन के नाम से जाना जाता है उस चेन में देख रहे हैं तो टोटल कार्बन की संख्या कितना आ रहा है? 4 को। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग मेन चेन में गिनती कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है हम लोग को? 3 आ रहा है। तो इसका मतलब सर किसके कारण हो रहा है? चेन में कमी के कारण, चेन में डिफरेंट होने के कारण हम लोग को यह स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो हो रहा है। तो ऐसे ही आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग? चेन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि ये जो A और B है, क्या बोलेंगे यहाँ पर? A एंड B आर चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। आई होप कि तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ले ए में क्या है? 5 को कार्बन, CH3 CH2 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 एंड CH3, ये हो गया। अच्छा एक चीज़ और, तुम लोग को पता है ना कि जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे IUPAC नेम भी अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में हम लोग को अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे IUPAC नाम भी लिख के देख लो भाई। इसका नाम क्या हो जाएगा? N ब्यूटेन। ये हम लोग को क्या हो जाएगा नाम? N ब्यूटेन। चलो नाम भी लिख के दिखा देते हैं। ये हो जाएगा N ब्यूटेन। तुम लोग को तो नाम लिखना आता है ना मेरे भाई, बोलना मत कि नहीं आता है, पिटोगे तो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पे मिथाइल है और क्या है? प्रोपेन है। देख लो भाई, IUPAC नेम भी अलग अलग हो गया। और यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर यहाँ पे इसका मोलिकुलर फार्मूला की बात कर रहे थे ना। चलो मोलिकुलर फार्मूला कितना हो गया यहाँ पर? तो C4H
10 था। यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला कितना था, तो सर यहाँ पे था C4H10। अब ध्यान से भाई, मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, स्ट्रक्चर्स अलग अलग दिख रहा है भाई। स्ट्रक्चर्स अलग होने के बाद में देखेंगे, पहले मोलिकुलर फॉर्मूला चेक कर लेना है, ठीक है ना। चलो, तो ये और बी क्या था, चेन आइसोमेरिज्म। उसी प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, CH3 CH CH3 CH2 CH3, सी भी दे देते हैं, CH3 कार्बन, CH3 CH3 एंड CH3। अब बताओ ए बी सी क्या आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा, और होगा तो किस टाइप का होगा, क्या ये हम लोग को चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखते हैं सर। चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका IUPAC नेम लिख करके देखो। IUPAC नेम भी लिखने से पहले हम लोग मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करते हैं मेरे भाई, ठीक है। और आई होप कि तुम लोग चेक कर पा रहे होगे कि 5 कार्बन इसमें भी है, 5 कार्बन इसमें भी है, 5 कार्बन इसमें भी है, ठीक है। और हाइड्रोजन भी चेक करोगे तुम्हारा 12 दिखेगा सभी चीज़ में, काउंट करके देख लेना, ठीक है। तो इसका नाम लिखो, तो ये हम लोग को क्या हो जाता है, N पेंटेन हो जाएगा। ये हम लोग को क्या हो जाएगा, N पेंटेन। ये हम लोग को क्या हो जाएगा, तो सर ये हम लोग को हो जाएगा, इधर से नंबरिंग करोगे ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 पे मिथाइल, और क्या हो जाएगा हम लोग को, तो ब्यूटेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल, और क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्लियर है। इसको हम लोग आइसोपेंटेन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नियोपेंटेन बोलते हैं, कॉमन नेम है। ये भी तुम लोग को अच्छे से पता होगा, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलते थे, आइसोपेंटेन के नाम से भी जानते हैं, जो कि हम लोग को क्या होता है, कॉमन नेम। ये सारा कुछ हम बता चुके हैं IUPAC नेम में। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये होता है हम लोग को सर नियोपेंटेन। कैसे होता है ये सारी चीज़, मुझे ये नहीं होना चाहिए कि मैं बताऊं ये सब चीज़, क्योंकि IUPAC नेम तुम अच्छे से देख चुके हो, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे देखो इन लोग का मोलिकुलर फॉर्मूला, भाई मोलिकुलर फॉर्मूला तुम चेक कर लेना ना मेरे भाई। ये मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, तो C5H12 है मेरे भाई। इसके पास भी वही है, C5H12, इसके पास भी C5H12 है, यही है, ठीक है। अब तीनों के पास देखो भाई, नाम अलग अलग, मोलिकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर्स अलग। अब बताओ स्ट्रक्चर्स किसकी वजह से हो रहा है, सर पैरेंट चेन की वजह से। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे 1 में देख 1 2 3 4 5, तो सर ए में देख रहे 5 गो कार्बन है, इसके पास 4 ही कार्बन है मेन चेन में, इसके पास सर 3 गो है। तो कार्बन की संख्या हम लोग को मेन चेन में क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इस वजह से हम लोग का आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ऐसे आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे यहाँ पर, आई होप कि नीचे नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट मुझे कैमरा चेक करने दो। हाँ, मुझे लगा ही था कि नीचे नहीं दिख रहा होगा। ओके, मैं इसे सैचुरेट करता हूँ, लेट मी। हाँ चलो, कुछ टाइम के लिए ऐसा रहने देता हूँ, फिर ऊपर कर दूँगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे नीचे क्या, तो A B एंड C आर क्या है, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। आई होप कि तुम लोगों को समझने में दिक्कत नहीं आया होगा कि चेन आइसोमेरिज्म कैसे हो रहा है, या फिर तुम लोग को पहचानने में कभी दिक्कत नहीं होगा कि चेन आइसोमेरिज्म पहचानने में क्या होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ तुम डिसाइड करने में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। आई होप कि तुम लोग को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है, चलो इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म जो है हम लोग को पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो मैं फिर से ऊपर कर देता हूँ, 1 मिनट जूम आउट कर देता हूँ ताकि तुम लोग को पूरा दिख जाए, ठीक है। एक बार इसको अच्छा से लिख लो, चलो अच्छा से लिख लो इसे, चलो लिख लो। अब चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, ये सेकंड नंबर है, ठीक है। तो सेकंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है हम लोग को, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये पोजीशन आइसोमेरिज्म देखो, जैसे चेन आइसोमेरिज्म में समझ में आ रहा था, चेन किसका, कार्बन का चेन किस वजह से, मतलब कार्बन का चेन में डिफरेंट होना, उसकी वजह से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में शो होना, उसको बोलते थे क्या, चेन आइसोमेरिज्म। अभी क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मतलब किसी ना किसी चीज़ का पोजीशन अलग अलग होता होगा यहाँ पे,
हाँ बिल्कुल। यहाँ पे क्या होता है, कोई एक ब्रांच का कोई सब्स्टिट्यूएंट जिसको बोलते हैं, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं, तो अगर उसका पोजीशन में अगर अलग अलग देखने को मिल रहा है, पोजीशन, जैसे हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखते तो उसमें नंबरिंग कैसे देता था, 2 पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे है। तो अगर यदि कोई भी हम लोग को स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है और वो स्ट्रक्चर्स आपस में अलग अलग है, अलग किस वजह से है, तो पोजीशंस की वजह से, कि कोई 2 पोजीशन में, कोई 3 पोजीशन पे, कोई 4 पोजीशन पे, तो अगर इसके वजह से उसका स्ट्रक्चर्स डिफरेंट देखने को मिल रहा है तो ऐसे आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और ये पोजीशन किसका किसका देखेंगे, कोई ब्रांच रहेगा भाई, 1 कार्बन 2 कार्बन, या फिर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स ब्रांच हम लोग को देखने को मिल जाए। क्लियर है, इस प्रकार से, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप दिख जाए। लेकिन फंक्शनल ग्रुप सब होगा, सिर्फ वैसे फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके जो इसके पास खुद एक कार्बन होता है। जैसे कि तुम्हारे पास एल्डिहाइड हो जाता है, तो एल्डिहाइड को CHO से दिखाते हो फंक्शनल ग्रुप को, तो उसके पास ऑलरेडी एक कार्बन रहता है। साइनाइड देख लो, उसके पास भी C रहता है। कार्बोक्सिलिक एसिड देख लो, उसके पास भी COOH, तो C रहता है। फिर तुम्हारा CO हो गया, जो कि तुम्हारा कीटोन हो गया। फिर तुम्हारे पास है एसिड क्लोराइड हो गया, COCl। तुम्हारे पास अमाइड हो गया, CONH2। मतलब कुल मिलाकर के तुम्हारे पास जो भी है फंक्शनल ग्रुप, जिसके पास पहले से ही कार्बन अवेलेबल होता है उसके फंक्शनल ग्रुप में ही, तो वैसे फंक्शनल ग्रुप पोजीशन आइसोमेरिज्म में कभी भी शो नहीं करेगा। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो सारे पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या है, द कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट पोजिशन ऑफ ब्रांच। अब ब्रांच को सब्स्टिट्यूएंट भी बोला जाता है, तो वहाँ पे ब्रांच का पोजीशन या तो फिर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन में अगर डिफरेंट देखने को मिल रहा है तो वैसे आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। और वही चीज़ देखो नोट लिख करके यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है, कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जितना भी रहेगा, जैसे कि साइनाइड, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, ईस्टर, क्लियर यहाँ तक, अमाइड, ये जितने भी है ये सारे हम लोग को पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। क्लियर है, इसके अलावा जितना भी रहेगा वो आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पर समझने की प्रयास करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म को। ठीक है, जैसे मान के चलो तुम्हारे पास 2 एग्जाम्पल लेते हैं। ए नंबर, मान के चलो तुम्हारे पास ऐसा है, ठीक है, कैसा है, जिग जैग में दे दे, या फिर चलो कार्बन की संख्या लिख देते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ पर दे देते हैं, या फिर इसी में दे देते हैं ऐसा करके कि CH3 और यहाँ पर दे देते हैं CH3। ठीक है, 2 2 4 1 5 6, चल ठीक है। और यहाँ पर बी नंबर, ये है CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर CH2 और ये रहा CH3। अब मान के चलो ये दोनों है A और B। अब तुम लोग को बताना है कि बताओ क्या ये चेन आइसोमेरिज्म है। अगर चेन आइसोमेरिज्म बोलेगा तो भाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अरे भाई 5 कार्बन तो तुम्हें दिखाई दे रहा पेरेंट आइटम, मतलब पेरेंट चेन में, मेन चेन में, तो इसको चेन आइसोमेरिज्म में गलती से भी मत बोलने जाना। चेन आइसोमेरिज्म में तब बोलते हैं जब उसका चेन ही अलग अलग देखने को मिले, मेन चेन ही बदल जाए, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ऐसा तब बोलोगे। अभी तो दोनों में सेम है। अब इसको पोजीशन कैसे बोलोगे, अरे भैया पोजीशन देख लो ना, नंबरिंग करके देख लो। तो नंबरिंग जब करने जाएंगे सर तो हम लोग जानते हैं कि जिधर से ब्रांच सामने है, इधर से ब्रांच सामने है तो आंसर लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब इधर देखो कहीं से भी कर लो, बात एक ही हो जाएगा, तो इधर से कर लो 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो भाई सभी के पास मोलिकुलर फॉर्मूला क्या तुम्हारे पास सेम है, देखते हैं। इसके पास सर C6H14, कौन करके देख लो। इसके बाद भी कितना होगा, C6H14, इतना ही देखने को मिलेगा। सर मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चर, अरे भाई स्ट्रक्चर तो अलग अलग है। किस वजह से स्ट्रक्चर अलग है, सर कार्बन के पोजीशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं सर ये ब्रांच है, ब्रांच कितना पोजीशन पे, 2 पोजीशन, यहाँ पे ब्रांच कितने पोजीशन पे, 3 पोजीशन। मतलब इसका अगर नाम भी लिखने जाओगे तो नाम तुम्हें क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो सर इसका नाम लिखेंगे तो हम लोग को दिखेगा 2 पे मिथाइल, क्या दिखेगा 2 पे मिथाइल, और हम लोग को क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। और इसका आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 पे आ जाएगा मिथाइल, क्या हो जाएगा 3 पे मिथाइल, और फिर क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो सर हम लोग ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स है ना, वो दोनों स्ट्रक्चर्स अलग है, और अलग किस वजह से,
पोजीशन की वजह से। किसका पोजीशन? तो सर यहाँ पे एक ब्रांच दिख रहा है, तो ब्रांच के पोजीशन की वजह से या फिर सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशंस की वजह से अलग अलग देखने को मिल रहा है, इसके वजह से इसका स्ट्रक्चर अलग हो गया। और इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग? पोजीशन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। आई होप कि सारा बात समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग साफ साफ यहाँ पे बोल देंगे कि यहाँ पे जो ए है एंड जो कंपाउंड बी है, ये दोनों आपस में क्या हैं? आर स्ट्रक्चर पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। आई होप कि सारा बात तुम लोग समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। चलो लिख लो, जल्दी से लिख लो इतना। अब चलो और भी हम लोग एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म का। अब बताओ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए ए और बी में, अब बताओ ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो रहा है सर। कैसे? देखो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर OH कितना पोजीशन पे है? 1 पोजीशन पे। यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ पर जो OH है एल्कोहल, वो कितना पोजीशन पे हम लोग को? सर 2 पोजीशन पे। नाम भी लिखेंगे तो अलग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अलग? देख लो, इसके पास लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे? 1 पे हाइड्रोक्सी लिखो या फिर ऐसे लिखोगे प्रोपेन 1 ओल। यहाँ पर देखो 1 पोजीशन पे है और यहाँ पर क्या लिखोगे? प्रोपेन 2 पोजीशन पे क्या है? OL है। तो देखो दोनों का नाम भी अलग हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के पास सेम ही है। सेम कैसे है देख लो, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखने जाओगे तो क्या है तुम्हारे पास? C3H 3 2 5 2 7 और 1 8 है। क्लियर है? और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इसके पास भी वही देखने को मिलेगा, C3H8 और O। क्लियर है? तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के पास सेम, नाम अलग अलग, स्ट्रक्चर्स अलग अलग। स्ट्रक्चर किस वजह से? पोजीशन की वजह से। देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के क्या है? पोजीशन पे अलग है। तो अलग है भैया, तब पोजीशन में अलग होना और स्ट्रक्चर्स अलग होना इस प्रकार का आइसोमेरिज्म शो करता है। किसके वजह से? तो पोजीशन आइसोमेरिज्म की वजह से। तो यहाँ से हम लोग बोल देते हैं क्या? A एंड B आर क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब एक सवाल हम तुम लोग से पूछते हैं, ठीक है? मान के चलो तुम्हारे पास क्वेश्चंस ऐसा दिया हुआ है कि मान के चलो CH3 CH2 CH2 C और यहाँ पर दे देते हैं क्या करते हैं इसको दे देते हैं हाँ चलो ऐसा कर देते हैं इसको इस प्रकार से। यहाँ पर दे देते हैं CH3 और यहाँ दे देते हैं COOH, ठीक है? और इधर हम तुम्हारा B दे देते हैं, ये है CH3 CH2 CH और यहाँ पर दे देते हैं COOH और इधर दे देते हैं CH3, ऐसा करके। अब तुमसे अगर सवाल पूछा जाए कि बताओ ये दोनों क्या पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा, तो फिर तुम लोग बोलोगे कि सर नंबरिंग करके देखिए सर। यहाँ पे करेंगे सर तो हम लोग को क्या हो जाएगा सर 1 2 3 4, या फिर सर इधर करेंगे 1 2 3 4, ठीक है? और यहाँ पे करेंगे सर तो किधर से नंबरिंग करेंगे सर? तो सिंपल से भैया ये सब में कन्फ्यूज मत होना, ये सब भी कम से कम देखने मत चले जाना। सिंपल तुम लोग देखना कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सर फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है हम लोग को क्या? COOH। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? COOH फंक्शनल ग्रुप है। भैया सिंपल सी बात बोलना, अगर तुमको गलती से भी जीवन में बोल दे कार्बन कंटेनिंग जितने भी तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, जो अभी लिस्ट बताए थे, साइनाइड, ईस्टर, फिर तुम्हारा अमाइड था, फिर तुम्हारा एसिड क्लोराइड था, फिर तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, ये सब जितना भी है ना भाई, साइनाइड वगैरह, ये सब अगर जीवन में तुम्हारे पास कहीं पर भी दिख गया और पूछ दिया कि वो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होगा क्या, गलती से भी तुम कुछ उसको चेक मत करने जाना। सिंपल देखना करे भाई ये तो वो कार्बन कंटेनिंग वाला है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, साफ मना कर देना कि इन लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब इन लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर ही नहीं सकता है। सिंपल सी बात, क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये भी स्टार्ट होगा यहीं से और ये भी नंबरिंग स्टार्ट होगा यहीं से, ठीक है? 1 2 3 4, यहाँ से भी 1 2 3 4, 2 पोजीशन पे ब्रांच, 2 पोजीशन पे ब्रांच। कुछ चेंज हुआ? कुछ नहीं, स्ट्रक्चर तो सेम ही है भाई, अलग नहीं है, स्ट्रक्चर सेम ही है। तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो लोग खुद से ही कॉन्ट स्टार्ट करते हैं। अगर कभी तुम्हारा साइनाइड दिख गया तो साइनाइड वाला कार्बन से ही तुम्हें 1 नंबर देना पड़ता है।
एल्डिहाइड दिख गया तो एल्डिहाइड वाला जो कार्बन होता है वहीं से तुम्हें 1 नंबर देना पड़ता है। तो इस प्रकार से जितने भी तुम्हारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है भैया उसका पोजीशन तो हमेशा एक ही रहने वाला, हमेशा मतलब हमेशा एक ही होने वाला है। तो भाई किस चीज़ का तुम यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज में तुम पढ़ने जा रहे हो? पोजीशन आइसोमेरिज में मतलब उसका पोजीशन में चेंज होना। भाई तुम्हें कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर तुम सोचोगे पोजीशन आइसोमेरिज में शो करवाने का, जीवन में कभी नहीं शो करवा सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मतलब कि फंक्शनल ग्रुप जितने होते हैं वो सदैव अपने से ही नंबरिंग शुरू करता है 1 नंबर। तो कहाँ से तुम अंतर ला पाओगे भाई? तो इसी चलते भाई तुम एल्कोहल ले लो शो करेगा, क्लोरीन ले लो मतलब जितना भी हैलोजन है शो करेगा, अमीन देख लो NH3 वाले लोग वो सब शो करेगा। भाई ये सब जितना भी ले लो सब शो करेंगे, लेकिन भाई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कभी भी नहीं शो करेंगे। क्लियर है? मतलब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कभी भी शो नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम लोग साफ साफ बोलेंगे कि भाई A एंड B आर नोट पोजीशन आइसोमेरिज। रीजन समझ में आ गया होगा कि क्यों। ठीक है, तो ये जान करके यहाँ भी एग्जांपल बता दे रहे ताकि तुम लोग के दिमाग में घुसा रहे कि हाँ भाई ये सब चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, चलो लिख लो पोजीशन आइसोमेरिज में तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पोर्शन। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, बता ही नहीं पाते हैं कि आखिर फंक्शनल आइसोमेरिज में कैसे शो होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा है जिन लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि कौन किसके साथ आइसोमेरिज में शो करेगा फंक्शनल आइसोमेरिज में। बट आज के बाद तुम लोग को ऐसा कभी भी टेंशन नहीं आएगा। देखो समझो फंक्शनल आइसोमेरिज में क्या है। अरे भैया जैसे चेन की वजह से, पोजीशन में चेंज होने की वजह से, फंक्शनल आइसोमेरिज मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज में अलग अलग होने की वजह से। तो वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसके पास फंक्शनल ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो, तो वे आपस में क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज में शो करेंगे या फिर कहलाएंगे। देखो यहाँ पे द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज में। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझने से पहले आप लोग को कुछ चीज़ें जानना जरूरी है ताकि मैं इसी के रिगार्डिंग आप सभी को एग्जांपल देके दिखाऊं ताकि आप सभी लोग समझ सको कि अच्छा भाई यही सब है जो आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज में शो करेगा। जैसे कि यहाँ पर 6 पॉइंट लिखे हैं, यही 6 पॉइंट है जो आपस में क्या करते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज में शो करते हैं। जैसे कि अगर तुम्हें एल्कोहल को अगर फंक्शनल आइसोमेरिज में तुम्हें ढूंढना है तो तुम्हें एल्कोहल को मतलब ईथर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब एक ईथर और एक एल्कोहल ये दोनों आपस में रहेंगे तभी ये आपस में क्या शो कर सकते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज में शो कर सकते हैं। उसी प्रकार से एल्डिहाइड किसके साथ आइसोमेरिज में शो कर सकता है फंक्शनल? वो कीटोन के साथ। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो शो करेगा वो किसके साथ करेगा हम लोग को? तो ईस्टर के साथ करेगा। किसके साथ करेगा? ईस्टर के साथ शो करेगा। तो इसी प्रकार से फिर साइनाइड ले लो, साइनाइड किसके साथ फंक्शनल आइसोमेरिज में शो करेगा? आइसोसाइनाइड के साथ शो करेगा। उसके पास देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे लेकिन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या रहेगा? सेम होगा। तो हम लोग पता करना होता है, ये चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा कि एल्कोहल किसके साथ फंक्शनल आइसोमेरिज में शो कर सकता है? तो वो ईथर के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ शो करता है? ईस्टर के साथ। एल्डिहाइड किसके साथ कर सकता है? कीटोन के साथ। साइनाइड किसके साथ शो कर सकता है? आइसोसाइनाइड के साथ। अमीन तो 3 तरह का होता है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन। तो ये अमीन अपने साथ ही क्या करते हैं? तो आइसोमेरिज में शो करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज में। उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के इक्वल तब होगा जब वहाँ पे डबल बॉन्ड 2 रहे। ठीक है, तो इसी चलते यहाँ पे डाइन मतलब 2 डबल बॉन्ड किसके साथ आइसोमेरिज में कर लेगा? एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो ये सब चीज़ का एग्जांपल भी करवाने वाले तो समझ में आ जाएगा। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि फंक्शनल आइसोमेरिज में होता क्या है? वैसा कंपाउंड जिसके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट अलग अलग क्या हो? उसके पास फंक्शनल ग्रुप हो। तो वैसे कंपाउंड को आपस में क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज में। तो आखिर कौन कौन किसके साथ हम लोग को फंक्शनल आइसोमेरिज में शो करेगा ये दिमाग में सेट होना चाहिए। जैसे कि भी ये सारा कुछ लिख दिए हैं तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा कौन किसके साथ क्या करता है? फंक्शनल आइसोमेरिज में शो करता है। आओ इसका हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, तब तक इसको लिख लो, उसके बाद हम लोग एक एक करके सभी का एग्जाम्पल बताते हैं।
अब देखो हम एग्जाम्पल करके एक करके समझाने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान कर चलो इसमें पहला नंबर में हम एग्जाम्पल देते रहे हैं ए में क्या है, मान के चलो ऐसा स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है, चलो अच्छा से लिख देते हैं ऐसा CH3 CH2 और यहाँ पर दे देते हैं OH, और बी में दे देते हैं CH3O एंड यहाँ पर दे देते हैं CH3। अब बताओ क्या ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म में है? सर चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या होता है सर, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले सेम होना चाहिए। तो चेक करके देख लो ना मेरे भाई, यहाँ पर देखो क्या है फार्मूला C2H6 और O, यहाँ पर भी देख लो C2H6 और O। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम दिखाई दे रहा है? हाँ सर। क्या स्ट्रक्चर्स अलग अलग है? हाँ सर बिल्कुल। यहाँ पे OH है, यहाँ पे सर बीच में O घुस गया, तो इसका मतलब सर स्ट्रक्चर्स अलग है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मतलब ये तो आइसोमेरिज्म में शो कर रहा है। कैसा? स्ट्रक्चरल। लेकिन स्ट्रक्चर में किस प्रकार से? सर दोनों जगह फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सर इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अल्कोहल। सर बीच में ऑक्सीजन रहता है, दोनों तरफ कार्बन रहता है, तो इसको बोलते हैं ईथर। तो सर हम लोग समझ गए कि यहाँ पे सर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है। तो फंक्शनल ग्रुप अलग होने की वजह से अगर स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आ रहा है तो इस प्रकार के फंक्शनल मतलब कि इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कि स्ट्रक्चर्स अलग हो लेकिन किसकी वजह से, फंक्शनल ग्रुप अलग होने की वजह से। क्लियर है? तो अब ये भी देखो तुम्हें एक पॉइंट लिखवाए थे क्या पहला में, कि अल्कोहल किसके साथ शो कर सकता है, ईथर के साथ। क्या तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, ये है अल्कोहल और ये है ईथर। तो समझ में आया कि यही दो आपस में क्या करेंगे, तो हम लोग को शो करेगा क्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगर अल्कोहल को किसी और के साथ कर दोगे तो नहीं शो करेगा, ईथर को किसी और के साथ करोगे तो वो कभी से मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही नहीं होगा, तुम्हारा अलग अलग हो जाए। अब मान के चलो एल्डिहाइड ले लो और तुम ले लो किसको, अल्कोहल को, कभी मैच नहीं करेगा भाई। तो ये सब चीज़ तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चलते तुम्हें याद करने के लिए वहाँ पॉइंट लिख दिया पहले, ताकि तुम समझ सको कौन किसके साथ शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो भाई, तुम्हें यहाँ पे बता भी देते हैं इसका बोल करके। ये क्या है भाई, तुम्हारा अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल। और ये क्या है, तुम्हारा ईथर है। ठीक है, तो हम लोग साफ साफ यहाँ पे बोल पा रहे हैं देखते के साथ कि सर ए एंड बी आर क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आई होप कि तुम लोग समझ पा रहे होगे कि कैसे शो कर रहा है सर। ठीक है, चलो अब हम लोग फिर से बात करते हैं दूसरा। और दूसरा में तुम लोग देख रहा था कि वहाँ पे लिखा होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या था, एल्डिहाइड एंड कीटोन। या फिर उससे पहले क्या लिखा होगा, शायद एसिड और ईस्टर लिखा होगा। चलो एसिड और ईस्टर का ही बात कर लेते हैं। चलो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 और यहाँ पर ले लेते हैं COOH। और फिर बी में हम ले लेते हैं, यहाँ पर यह है A नंबर और यह है B नंबर। यहाँ पर ले लो CH3 C+O और यहाँ पर O और यहाँ पर है CH3। ठीक है, इसको अच्छा से एक्सपेंड करके लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो ये दो को यहाँ पे हम दे दिए हैं स्ट्रक्चर्स। अब बताओ क्या ये लोग आपस में, क्या ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म है? चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम कर लेंगे मेरे भाई, तभी हम लोग कुछ बोलेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो तो 1 2 3 को कार्बन, तो C3, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, तो हाइड्रोजन 6 गो, ऑक्सीजन कितना है 2 गो। चलो इसका देख लो, कार्बन कितना है 1 2 3 गो, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 3 और 3 6 गो, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 2 गो। अरे भाई देख लो C3H6O2, C3H6O2, मतलब दोनों की जगह में क्या है, तो सर दोनों के पास हम लोग देख रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। स्ट्रक्चर्स क्या सेम है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि देखो COOH इधर है और यहाँ पे COO, मतलब सर यहाँ पे COO जो ग्रुप है वो यहाँ पे बीच में और इसमें क्या है, लास्ट में है। और इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर। तो क्या दोनों हम लोग को फंक्शनल ग्रुप सेम है? नहीं, एक वो एसिड है तो एक हम लोग को क्या है, तो सर ये हम लोग को ईस्टर है। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या है, अलग तो है, लेकिन किसकी वजह से, फंक्शनल ग्रुप का चेंज होने से, लेकिन उसका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो देखो वो चीज़ साबित हुआ जो तुम लोग को सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ था कि एसिड किसके साथ शो करेगा, ईस्टर के साथ। तो भाई इसीलिए तुम लोग को बोले कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम लोग को समझना। तो जैसे जैसे तुम लोग समझोगे ना भाई कि हाँ ये इसके साथ शो करता है, तो तुम लोग तुरंत देखोगे, एग्जाम्पल में खाली देख लोगे ना। जैसे मान के चलो तुमको ये एसिड है, तो दूसरा तुम्हें याद हो जाएगा कि भाई हमको ढूंढना क्या चाहिए,
ढूंढना तुमको क्या है, ईस्टर। अगर ईस्टर नहीं तो ऐसे तुम बोल दोगे बिना देखे कि हाँ भाई ये तो कभी जीवन में सो ही नहीं कर सकता। जैसे एल्कोहल, एल्कोहल और तुमको एल्डिहाइड बोल देगा, भाई चल दूर हट दूर हट। क्यों? क्योंकि एल्कोहल ईथर के साथ शो करेगा, ना कि तुम्हारा कीटोन के साथ, ना कि तुम्हारा एल्डिहाइड के साथ, ना कि तुम्हारा ईस्टर के साथ। ऐसा शो कर ही नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड के साथ शो नहीं करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड शो करेगा वो सिर्फ और सिर्फ ईस्टर के साथ। आई बात समझ में? तो ये सब कॉमन सेंस भाई, क्वेश्चंस को जल्दी से जवाब देने का चीज़ समझ में आया। चलो तो हम लोग समझ गए सर कि ये हम लोग को क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हम लोग को क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये फंक्शनल ग्रुप हम लोग पहचान लिए। और ये हम लोग को क्या है सर, ये हम लोग को ईस्टर। क्या है हम लोग को, ईस्टर। क्लियर है? तो हम लोग साफ साफ बोलेंगे सर क्या है कि ए एंड बी आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब चलो जल्दी से इसको लिख लो। चलो अब लिख लिया। तो 2 एग्जाम्पल हम करवा दिए। अब चलते हैं हम लोग तीसरा की तरफ। ठीक है, देखो तो हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में तुम लोग को क्या था, एल्डिहाइड और कीटोन। दिखा देते हैं तुम लोग को एग्जांपल, CH3 CH2 एंड यहाँ पर दे देते हैं CHO, जिसको इस प्रकार से दिखाते हो एल्डिहाइड को, और यहाँ पर इसको A नंबर दे देते हैं और इधर हम लोग B नंबर में कीटोन छापना है। तो देख लो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। अब देख लो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला मिला करके। तो सर इसका मोलिकुलर फॉर्मूला जाएंगे तो C3H 3 और 3 6 और 1 ऑक्सीजन, और यहाँ पर चलोगे तो C3H6 और O1। क्लियर है? तो ये हो गया। देखो मोलिकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर्स अलग है। स्ट्रक्चर्स किस वजह से? फंक्शनल ग्रुप की वजह से। क्यों? क्योंकि सर ये है हम लोग को क्या, एल्डिहाइड, और ये हम लोग को क्या है, कीटोन। तो हम लोग साफ साफ बोल देंगे कि सर ये है हम लोग को एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। और वो हम लोग को क्या है, कीटोन है। ये हम लोग को क्या है, कीटोन। तो सर दोनों जगह फंक्शनल ग्रुप अलग होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर्स अलग हो रहा है, इसीलिए इस प्रकार का आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो तुरंत बोल देंगे हम लोग कि ए एंड बी आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। FI का मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो लोग समझ ही जाओगे। ठीक है, अब तो बच्चा थोड़ी हो। चलो अब उसी प्रकार से हम लोग 4th नंबर की बात करते हैं। तो इसके अलावा और क्या देखे थे? सबसे पहले हम लोग देखे थे अल्कोहल वाला कहानी, फिर देखे थे हम लोग एसिड का कहानी, फिर हम लोग देखे थे किसका कहानी, तो सर हम लोग देखे थे इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का कहानी। फिर हम लोग चलते हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड का। तो देख लो एग्जाम्पल, CH3 CH2 और यहाँ पर दे देते हैं CN। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लो CH3 CH2 और ये है हम लोग को NC। अरे भाई दोनों में देख लो भाई, यहाँ पर देख लो ये हम लोग को क्या है, ये हम लोग को है सर साइनाइड। ये हम लोग को क्या है, साइनाइड। अरे CN जुड़ा रहता है साइनाइड और NC जुड़ा रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। देखो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। मोलिकुलर फॉर्मूला देख लो, तो कार्बन 3 गो, हाइड्रोजन के है 3 2 5 गो, और हम लोग को नाइट्रोजन कितना है, 1 गो। यहाँ पर भी देख लो C3H5 और क्या है, N है। तो देख लो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर्स अलग। स्ट्रक्चर्स अलग क्यों? फंक्शनल ग्रुप की वजह से। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे A एंड B आर क्या होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा। आई होप कि यहाँ तक बात समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा किसी को। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा यहाँ पे A और B नहीं दिए थे ना, चलो A और यहाँ पर क्या दे दिए, B। उसके बाद देखो 5वां नंबर, जो कि 6ठा नंबर था, उसी को पहले बता लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मान के चलो तुम्हारे पास है A नंबर पे ऐसा कि कैसा है, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे तुम्हारे पास है NH2। B में दे दिए हैं, चलो 5वां नंबर इसी को बता देते हैं, क्या ही दिक्कत है, इतना है। उसके बाद तुम्हारे पास है ऐसा CH3 CH2 NH और यहाँ पर है CH3। फिर हम लोग C में चलते हैं, ये है CH3 का नाइट्रोजन
CH3 और इधर है तुम्हारा CH3। अब बताओ ABC क्या तुम्हारे पास आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज में शो करेगा? बिल्कुल करेगा सर। कैसे देख लो, ये है सर हम लोग को प्राइमरी अमीन, ये हम लोग को क्या है 1 डिग्री अमीन है, ये हम लोग को क्या है 1 डिग्री अमीन। ये कैसा हम लोग को 2 डिग्री अमीन, ये कैसा हम लोग को 2 डिग्री अमीन है। और ये हम लोग को कैसा है 3 डिग्री अमीन है। अच्छा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे पहचानते हैं? तुम लोग IUPAC ने बता चुके हैं कि नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो इसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा है 1 डिग्री, इस नाइट्रोजन के साथ एक इधर और एक इधर, दो को जुड़ा है तो 2 डिग्री, इस नाइट्रोजन के साथ इधर भी इधर भी इधर भी, तो 3 कार्बन, तो इससे 3 डिग्री हो गया। क्लियर है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, तो कार्बन है कितना 3 गो, हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 2 7 और 2 9 गो, और एक नाइट्रोजन। यहाँ पर भी चेक कर लो, वही चीज़ तुमको दिखाएगा C3H9 और नाइट्रोजन, यहाँ पर हो जाएगा C3H9 और N। चेक करके देख लो। तो यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं सर स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, किसके वजह से? तो इसका फंक्शनल ग्रुप की वजह से। तो इससे चलते हम लोग बोलेंगे कि A, B एंड C और आपस में क्या है फंक्शनल आइसोमेरिज में। आई होप कि सभी कुछ समझ में आ गया होगा। चलो लिख लो यहाँ तक। अब देखो हम लोग सबसे लास्ट है छठा पॉइंट, जो हम बताए हुए थे कि डाइइन और क्या था हम लोग को YNE से था। तो देख लो भाई उसका भी एग्जाम्पल छठा नंबर। जैसे मान के चलो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर है CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर B में दे दिए हैं ऐसा CH3 CH2 CH2, ठीक है, और यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर CH 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। चलो अब यहाँ पे देखो A और B, अब इन लोग को आपस में बताओ कि क्या इन लोग फंक्शनल आइसोमेरिज में होगा? बिल्कुल होगा। कैसे देख लो, ये है हम लोग को क्या चीज़ डाइइन है, ये हम लोग को क्या है डाइइन है। मतलब अरे भाई तुम लोग जानते हैं ना फंक्शनल ग्रुप हम लोग को शो करता है, ये भी अल्किन भी शो करता है, अल्काइन भी फंक्शनल ग्रुप होता है। ये सब चीज़ तुम लोग को बता चुके हैं कहाँ पर? अरे भैया तुम लोग क्या है यार, ये सब चीज़ तुम लोग को जब IUPAC ने हम सिखा रहे थे वहीं पे तुम लोग को बताएं यार कि अल्किन अल्काइन भी हम लोग को फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये सारे चीज़ सब तुम लोग को बता चुके हैं मेरे भाई। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तुम लोग को? जहाँ पे तुम लोग बताए थे सफिक्स 1 सफिक्स 2, पागल सफिक्स 1 भी फंक्शनल ग्रुप होता है भाई। तो ये सारा कुछ तुम लोग को बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखो ये हम लोग को क्या है डाइइन है, ठीक है, क्योंकि 2 को डबल बॉन्ड है, और ये हम लोग को क्या है YNE है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या इन लोग सेम है, मतलब कि फंक्शनल आइसोमेरिज में शो करेगा। चेक कर लेते हैं हम लोग। कैसे चेक करेंगे? हम लोग को अगर दोनों के पास क्या हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और हम लोग का स्ट्रक्चर अलग अलग होना चाहिए। तो सर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सब मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो 1 2 3 4 5 को कार्बन, चलो लो C5। हाइड्रोजन कितना है 3 4 5 6 और 2 8, ठीक है। इसके पास गिन लो कार्बन कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 2 7 और 1 8। देख लो जी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, क्या स्ट्रक्चर सेम है? अलग है सर, इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, इसके पास डबल बॉन्ड है सर। तो दोनों के पास स्ट्रक्चर्स अलग है, किसकी वजह से? फंक्शनल ग्रुप की वजह से। फंक्शनल ग्रुप क्या है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अल्किन और अल्काइन है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग साफ साफ बोलेंगे कि A एंड B आर क्या होगा फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है? आई होप कि अभी तक हम लोग 3 तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो हमें नहीं लगता कि तुम लोग को किसी भी चीज़ में दिक्कत आएगा। बाकी फिर से बोल रहे हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब वो जो 6 पॉइंट लिखा दिए हैं वो याद रख लेना कि कौन किसके साथ आइसोमेरिज्म में शो करता है, ठीक है। हालांकि तुम लोग चेक कर लो एग्जाम में, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जवाब देने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है, वहाँ पे जल्दी तुम जवाब नहीं दे पाओगे। अरे भाई 2 बार 3 बार देखोगे तुम खुद ही बता सकते हो। जैसे देखो एल्कोहल किसके साथ शो करेगा? ईथर के साथ। एल्डिहाइड कीटोन के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर के साथ। साइनाइड आइसोसाइनाइड के साथ। और फिर अमीन अपने साथ ही करेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ। उसके बाद तुम्हारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपस में करेगा, खत्म कहाँ है बस, और क्या है ही भाई। चलो लिख लो इतना। अब देखो चौथा नंबर, वो हम लोग को क्या है मेटामेरेज में। अब ये मेटामेरेज में क्या होता है
सर इसका नाम से तो नहीं समझ में आ रहा है सर, क्योंकि चेन समझ में आया था, पोजीशन समझ में आया था, फंक्शनल समझ में आया था। सर ये मेटा मैरिज में क्या होता है समझो। ये मेटा मैरिज में वैसे कंपाउंड शो करते हैं जिसके पास क्या होता है, तो दोनों तरफ, जैसे मान के चलो कोई आइटम है या फिर ग्रुप ऑफ आइटम है, वो अपने साइड ब्रिज कर सके कार्बन के चेन को, ब्रिज कर सके मतलब अपने दोनों साइड क्या कर सकते हैं, कार्बन चेन को ऐड कर सकते हैं। वैसा फंक्शनल ग्रुप जो अपने दोनों साइड क्या कर सकते हैं, कार्बन आइटम को जोड़ सकते हैं, तो वैसे ही फंक्शनल ग्रुप क्या शो करेंगे, तो मेटा मैरिज में शो करेंगे। तो देखो, द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम अदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड मेटा मैरिज में। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कार्बन की संख्या कम और ज़्यादा करने की ताकत हो उसके पास, लेकिन किसके पास, वैसा फंक्शनल ग्रुप जो एक ब्रिजिंग आइटम के जैसा काम करता हो। ब्रिजिंग कहने का मतलब जो अपने दोनों साइड कार्बन के चेन को जोड़ सके, और जब जोड़ेगा दोनों साइड, जैसे कि तुम लोग ले लो ईथर क्या करता है, ऑक्सीजन दोनों अपने साइड क्या करता है, कार्बन की चेन को जोड़ता है। तो उस समय तो वैसे जितने भी बायोवैलेंट जितने भी हम लोग का रहता है ना फंक्शनल ग्रुप, उन लोग क्या करते हैं, अपने दोनों तरफ कार्बन की संख्या को घटाता बढ़ाता रहता है। उसकी वजह से उसका क्या होता है, तो स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट देखने को मिलता है। तो उस प्रकार के आइसोमेरिज में ही क्या कहलाते हैं, तो मेटा मैरिज में मतलब मेटा मैरिज कहलाता है। और मेटा मैरिज में कौन कौन सा फंक्शनल आइसोमेरिज में मतलब फंक्शनल ग्रुप शो कर सकता है, तो फंक्शनल ग्रुप शो करता है ईथर, क्योंकि देखो ईथर दोनों साइड कार्बन का चेन को जोड़ सकता है। थायो ईथर, देखो ये सल्फर भी दोनों तरफ कार्बन को जोड़ सकता है। कीटोन दोनों साइड जोड़ सकता है। एस्टर दोनों साइड कार्बन को जोड़ सकता है, एक तरफ कार्बन तरफ और एक तरफ ऑक्सीजन के साइड। फिर उसी तरह से एसिड अनहाइड्राइड, देखो इधर भी कार्बन जुड़ सकता है। 2 डिग्री अमीन इधर भी जुड़ सकता है, इधर भी जुड़ सकता है। 1 डिग्री अमीन नहीं जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक साइड नहीं जोड़ना है, दोनों साइड जोड़ना है। फिर उसी तरह 3 डिग्री अमीन, देखो इसके पास सभी तरफ क्या हो रहा है, तो कार्बन का चेन जुड़ रहा है। अब क्या होगा, जब इन लोग कार्बन का चेन जुड़ा हुआ रहेगा तो उन लोग में एक तरफ 3 गो कार्बन है, एक तरफ 2 कार्बन है। तो अब मान के चलो अभी इसका स्ट्रक्चर देखने जाओगे तो एक साइड 4 को कर देगा और एक तरफ 1 को कर देगा, तो वहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला सेम होगा, बशर्ते दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा, कार्बन की संख्या का कम और ज़्यादा होने की वजह से। और ये कौन कर रहा है, तो ये सारे के सारे जो कर रहे हैं वो हम लोग को कौन कर रहा है, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप कर रहे हैं। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है, तो ये सब है जो अपने दोनों साइड क्या करते हैं, कार्बन के चेन को जोड़ सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, पहले इसको लिख लो। अब देखो हम लोग समझते हैं मेटा मैरिज में का पूरा एग्जाम्पल। देखो जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ईथर, जैसे अभी बोले थे ना कि कौन कौन मेटा मैरिज में शो कर सकता है, तो बताए थे जो दोनों साइड कार्बन को चेन को जोड़ सकता है। तो वैसा कितने था हम लोग देख लिए 6-7 को, तो वो सारे का एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं। जैसे पहला हम लोग देखें ईथर के लिए, देखो ईथर, अब ऐसा नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही तुम अलग कर देना, ऐसा नहीं भैया, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी सबसे पहले देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, 1 2 3 4 को कार्बन मतलब C4, हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 2 7 और 3 10, ऑक्सीजन कितना 1। उसी प्रकार से यहाँ पर काउंट करके देखना, वही मिलेगा C4H10 और O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। स्ट्रक्चर्स क्या सेम है, नहीं सर अलग है। क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के एक साइड 3 गो कार्बन और एक साइड 1 गो कार्बन, ऑक्सीजन के इधर भी 2 गो और इधर भी 2 गो, मतलब सर कार्बन का जो यहाँ पे चेन जो है वो इधर ज़्यादा है, इधर इसमें हम लोग को कम है। तो हम लोग को क्या हो रहा है कि जो ये बायोवैलेंट जो होते हैं ना फंक्शनल ग्रुप, जो दोनों साइड जोड़ करके रखे हुए रहते हैं, उन लोग क्या करता है, एक साइड कार्बन को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है, उन लोग स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट ले आते हैं। और इसी तरह के फंक्शनल आइसोमेरिज में जो मतलब ये इस तरह के जो फंक्शनल जो ग्रुप होते हैं, जो अपने साइड किसी भी साइड इधर लेफ्ट या राइट में कार्बन की संख्या में क्या करते हैं, डिफरेंट कर दे, तो इस प्रकार के जो आइसोमेरिज में जो शो करता है उसको बोलते हैं मेटा मैरिज में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सर हम लोग को इधर कार्बन की संख्या कितना कितना है, तो 1 2 3 गो है, और इधर हम लोग को कितना है, 1 गो है। इधर देखो 1 2 2 है, इधर 2 गो उधर 2 गो है, तो दोनों हम लोग को क्या कर दिया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स डिफरेंट कर दिया। क्यों, इसलिए क्योंकि दोनों साइड हम लोग को क्या है, अरे ये जो हम लोग को है ये क्या है, हम लोग को ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है, जो अपने
किसी एक साइड क्या कर रहा है, कार्बन की संख्या घटा और बढ़ा दे रहा है, इसके वजह से इसका स्ट्रक्चर में डिफरेंट आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि जो ए और जो बी है ये आपस में क्या होगा, तो सर ये हम लोग को मेटामर कहलाएगा, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से तुम लोग को बताए हुए थे क्या सर, हम लोग बताए हुए थे जैसे एल्डिहाइड शो नहीं करेगा, क्योंकि एल्डिहाइड का जब फॉर्मूला देखते हो तो ये ऐसा होता है। अरे भैया तो ये किसी एक ही साइड ना जोड़ सकता है, दोनों साइड तो जोड़ नहीं सकता है। तो हम लोग दोनों साइड जोड़ने वाला कौन है, कीटोन। तो कीटोन का एग्जांपल हम लोग देख करके चलते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान कर चलो ए नंबर, यहाँ पे तुम्हारा हो गया CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है CH3, ऐसा है। और बी नंबर में तुम लोग को दे देते हैं ऐसा CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। अब देख लो इसका भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम मिला करके देख लो। कार्बन 1 2 3 4 5 गो, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3 10 गो, ऑक्सीजन 1 गो। यहाँ देखो सेम ही मिल जाएगा तुम्हें C5H10 एंड O, मिला करके देख लो सेम ही मिलेगा तुम्हें। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर्स अलग है। स्ट्रक्चर्स क्यों अलग है, तो सर यहाँ पे जो हम लोग को ब्रिजिंग जो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है उसकी वजह से कि एक साइड हम लोग को कार्बन की संख्या बढ़ा दे रहा है और घटा दे रहा है, तो कार्बन की संख्या में चेंजेस ले आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख लो, ये है तुम्हारा ब्रिजिंग कंपाउंड, मतलब ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। इसके लेफ्ट साइड में कितना है, 2 कार्बन, इसके लेफ्ट साइड में कितना है, 3 गो कार्बन। तो भैया अलग हो गया इसी चीज़ में, इधर 1 गो और इधर कितना है, 2 गो कार्बन। तो भैया समझ रहे इसका स्ट्रक्चर्स में क्यों चेंजेस आ रहा है, क्योंकि कार्बन की संख्या घटा बढ़ा दे रहा है कौन, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। तो इसके वजह से जो स्ट्रक्चर्स में जो चेंज आ रहा है, इसके वजह से जो आइसोमेरिज्म शो हो रहा है, उस आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग साफ साफ बोलेंगे कि जो कंपाउंड ए है और जो कंपाउंड बी है ये आपस में क्या है, तो सर ये आपस में है मेटामेरिज्म। क्या है, मेटामेरिज्म। तो ठीक इसी प्रकार से जितने भी अभी आप लोग को वहाँ पे बताए वो हर एक किसी का एग्जाम्पल बना करके यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, जिसमें से क्या क्या था, एसिड था, ईस्टर था, क्या था, ईस्टर था, फिर अमीन था। अमीन में भी उसी तरह से, अरे अमीन में भी तो तुम कर सकते हो ना। जैसे मान के चलो ऐसा एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके थे। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास 4 गो कार्बन का, 1 2 3 4 ऐसा है मान के चलो, और यहाँ पर तुम जोड़ रहे हो N, या फिर इसको 3 ही कार्बन का रहने देते हैं। यहाँ पे देख लो, मान के चलो यहाँ पे N है और यहाँ पर ऐसा करके और यहाँ पर H है, इधर 1 कार्बन, इधर कितना है, 1 2 कार्बन। इसको ऐसे भी तो तुम कर सकते हो, ये है तुम्हारा 2 डिग्री और इसको 3 डिग्री में करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर N और ऐसा कर दोगे, तभी देखो 1 2 3 को कार्बन, अभी देखो 1 2 3 अभी भी है। यहाँ पे 2 डिग्री था, अभी क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, तो मेटामर शो करेंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से सारे एग्जाम्पल आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो ज़्यादा यहाँ पे करवा नहीं रहे, आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारा कुछ मैं बता रखा हूँ ना। अब वहाँ पे देखो तुम्हारा कंक्लूजन भी लिख दिए कि कौन कौन तुम्हारा मेटामर शो करेगा। बस उसी तरह से कार्बन की संख्या ले लेना, एक तरफ घटा देना, एक तरफ बढ़ा देना, ये चीज़ नचाते रहना, बस शो कर जाएगा तुम्हारा मेटामेरिज्म। आई होप कि सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो अभी कितना पढ़े हम लोग, 4 टाइप का, बाकी कितना बचा होगा हम लोग को, 2 गो कौन कौन सा है, तो एक है हम लोग को टॉटोमेरिज्म और लास्ट हम लोग को बचा है क्या, तो वो है हम लोग को रिंग चेन में वहाँ पे आइसोमेरिज्म। ठीक है, इतना लिख लो पहले। अब देखो हम लोग 5वां बात करने जा रहे हैं जो कि है टॉटोमेरिज्म। अब देखो ये टॉटोमेरिज्म एक स्पेशल केस है। ठीक है, इसको हम लोग जनरली पढ़ते हैं कहाँ पे, जब हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ का हम लोग को यूज होता है। ठीक है, ये टॉटोमेरिज्म का जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे बेसिकली जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, कीटोन के साथ यहाँ पे हम लोग जनरली देखते हैं। ठीक है, जब भी कीटोन रहेगा, कीटोन, और वहाँ पे हम लोग को क्या देखना पड़ता है कि अगर वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है तो वहाँ पे वो टॉटोमेराइज हो जाता है, और टॉटोमेराइज होने के बाद रिएक्शंस कुछ अलग वे में चला जाता है उसका। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे जब हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ेंगे तहाँ, तो वहीं पे हम लोग इसका यूज होने वाला है। ठीक है, टॉटोमेरिज्म का। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टॉटोमेरिज्म का कहानी कि इसमें क्या होता है और इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। बस सिंपल सी बात समझो, टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। इंट्रामोलिकुलर, देखो 2 चीज़ हम लोग को जीवन में आता है, सिंपल से समझते चलना। एक होगा इंटर
और एक होगा इंट्रा। दोनों का मतलब अलग अलग है। ये इंटर का मतलब है किसी और के साथ, और ये इंट्रा का मतलब है खुद के साथ। इंट्रा का मतलब खुद के साथ, इंटर का मतलब दूसरे के साथ। देखो भाई यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कहीं बगल में तुम लोग लिख देना, दूसरे के साथ कहीं पे लिख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड समझ नहीं आता बच्चों को। इंटर कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब दूसरे के साथ। इंट्रा का मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, खुद के साथ। क्या होता है, खुद के साथ। ये वर्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे क्या लिखा है, इंट्रा। इंट्रा मोलिक्यूलर मतलब खुद के मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन कहने का मतलब हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा, H+ का ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब देखो कब ये ट्रांसफर होगा, कैसे हम लोग जानेंगे कि वहाँ पे हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा। तो सिंपल देखो, इसके लिए कंडीशंस है। कंडीशन कितना, 2 कंडीशन। तो ये कंडीशन याद रखना क्या है, तभी हम लोग को टॉटोमेराइज वो शो करेगा जब हम लोग को ये दोनों कंडीशन को वो फुलफिल करेगा। सबसे पहला, अल्फा कार्बन शुड बी sp3। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो अल्फा कार्बन होगा वो कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। उसका हाइब्रिडाइजेशन उस कार्बन का क्या होना चाहिए, sp3। अगर वो sp2 होगा तो वो कभी हाइब्रिडाइज, मतलब कि वो कभी भी टॉटोमेराइज नहीं हो सकता। हम लोग को टॉटोमेराइज वही हाइड्रोजन हो सकता है जिस कार्बन का क्या हो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। क्लियर है। दूसरा, एटलीस्ट उस कार्बन के पास क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब इसको तब समझोगे जब हम एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कौन शो करता है मतलब ये टॉटोमेरेज में, तो ये शो करता है कीटोन। कौन शो करता है, कीटोन। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है, और कैसे पहचानेंगे। तो इतना पहले लिख लो, उसके बाद एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से पहले ये समझते हैं हम लोग कि क्या ये टॉटोमेरेज में शो करेगा कि नहीं करेगा। कैसे शो करेगा बाद में देखेंगे, पहले पता कर लेते हैं कि क्या ये टॉटोमेरेज में शो करेगा कि नहीं करेगा। टॉटोमेरेज में तभी शो करेगा जब हमारा 2 कंडीशन वो फुलफिल करेगा। क्या क्या, सबसे पहले अल्फा जो कार्बन होगा वो क्या है, होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। दूसरा, जो sp3 जो मतलब कि जो अल्फा जो हाइड्रोजन मतलब अल्फा जो कार्बन होगा, अल्फा जो कार्बन होगा उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए। उस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो मतलब वो टॉटोमेराइज शो नहीं करेगा। आओ हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, पहला में हम लोग को पूछा है टॉटोमेरेज में एग्जिबिट और नोट शो करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कि जो ये कार्बोनिल कंपाउंड होता है, देखो हम लोग पहचानते कैसे, अल्फा कैसे पहचानेंगे ये समझो पहले। ये है हमारा क्या चाहिए, कीटोन, ठीक है। इसके तुरंत बाद वाला, जैसे इसके बगल वाला हो जाएगा अल्फा, इसके बगल वाला क्या हो जाएगा, अल्फा। क्या अल्फा कार्बन पहचानना सीखा, हाँ सर। ये है तुम्हारा क्या चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब ये है तुम्हारा कीटोन। इसके बगल वाला कार्बन को क्या बोलोगे, अल्फा। इसके बगल वाला कार्बन को क्या बोलोगे, अल्फा। ये है तुम्हारा क्या चाहिए, कीटोन। तो इसके बगल वाला कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा। इसके बगल वाला कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, ये है तुम्हारा कीटोन, इसके बगल वाला अल्फ़ा, इसके बगल वाला अल्फ़ा कार्बन। यहाँ पर देखो, ये है तुम्हारा कीटोन, इसका बगल वाला ये है अल्फ़ा, इधर वाला अल्फ़ा। ये है तुम्हारा कीटोन, इसके बगल वाला ये है अल्फ़ा और इधर ये है अल्फ़ा। अब तुम्हें पता चल गया कि अल्फ़ा है। अब सबसे पहले तुम्हें पता करना है कि जो अल्फ़ा कार्बन जो होगा वो क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। आओ हम लोग चेक करते हैं। कार्बन के पास देखो कितने बॉन्ड बनाया है, 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाया है, और चारों कैसा है, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बना है तो हम लोग जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखो भाई अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं बताएंगे, क्योंकि तुम्हें नोमेनक्लेचर वाला चैप्टर्स में जब पढ़ा रहे थे IUPAC, वहाँ पे सबसे पहले ही भैया दूसरा तीसरा लेक्चर जो था उसमें हाइब्रिडाइजेशन भी बता रखे हैं मेरे भाई। तो प्लीज़ सॉरी, अब वो चीज़ भी यहाँ पे बताना पड़े तो फिर ये मूर्ख वाला बात है भाई, ठीक है। तो चलो, तुम लोग को इतना तो आता है ना कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो हाँ सर, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर, ये भी है sp3। तो चलो sp3 है, तो चलो पहला कंडीशन हम लोग को फुलफिल कर गया कि जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, है सर। दोनों साइड है सर। और क्या यहाँ पे अल्फा कार्बन के पास क्या अल्फा हाइड्रोजन, देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है उसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये भी तुम लोग को सिखा चुके हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना भैया, इसके पास 3 है और इसके पास 2 है। अरे भैया हम लोग को कम से कम 1 चाहिए,
कम से कम एक चाहिए। हम लोग के पास कितना अल्फा है हाइड्रोजन पता है? 2 गो इधर 3 गो इधर, मतलब हमको 5 गो चाहिए, एगो है 5 गो। अरे भैया 5 गो तो और भी बढ़िया है। अरे कम से कम एक चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, तुम्हारे पास अगर 5 गो है तो और बढ़िया बात है, ठीक है। और अच्छा से तुम्हारा क्या करेगा, टोटोमेराइज होगा, यहाँ पे टोटोमेरिज में शो करेगा। तो अगर यदि तुमसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये टोटोमेरिज में शो करेगा कि नहीं करेगा, तो हाँ ये हम लोग को करेगा, तो हम लोग साफ साफ बोलेंगे कि हाँ सर ये हम लोग को शो करेगा। सिंपल सी बात, क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे इसकी बारी। अब क्या ये टोटोमेरिज में शो करेगा? अल्फा कार्बन है सर। सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है कि नहीं दोनों साइड। तो हम लोग चलते हैं चेक करते पहले। सर यहाँ पे इस प्रकार का बॉन्ड रहता है तो 2 को कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है, ये तो हम लोग अंडरस्टूड रहता है, पहले से हम लोग समझ चुके हैं जिग जैग वाला में। तो चलो यहाँ पर भी इसी तरह से 2 हाइड्रोजन लगा होगा सर। हाँ सर बिल्कुल। अरे यही इसको अल्फ़ा हम लोग बोल रहे हैं। हाँ सर अल्फ़ा बोल रहे हैं, इसको भी अल्फ़ा कार्बन बोल रहे हैं। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, अगर यहाँ वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे, देखो 4 को सिग्मा बॉन्ड बना है, मतलब हाँ सर ये भी sp3 है, और ये भी कैसा है, तो सर ये भी हम लोग को sp3 है। तो चलो दोनों, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा क्या अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल? अरे भाई इधर भी 2 है इधर भी 2 है, मजे मजे 4 गो अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या समझ गए कि हाँ सर ये भी हम लोग को क्या शो करेगा, ये भी हम लोग को शो करेगा टोटोमेरिज में। आओ इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात करोगे, देखो ये अल्फा है भैया, इसके पास भी अगर 2 ही बॉन्ड दिख रहा है तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। इसके पास भी तुम क्या समझ रहे हो कि सर यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर देखो तुम इसी को बोल रहे हैं अल्फा, इसको बोल रहे अल्फा। अल्फा कार्बन कैसा है, तो सर ये भी हम लोग का sp3 हाइब्रिडाइज है, निकाल कर देख लेना। ये हम लोग को कैसा है sp3, ये भी कैसा है सर, ये भी हम लोग को sp3 है। तो sp3 कार्बन मिल गया और उसके पास हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, कितने 4 वो। इसका मतलब सर ये भी हम लोग को क्या करेगा, तो ये भी हम लोग को शो करेगा क्या, टोटोमेरिज में। अब यहाँ पर देखो पहले हम लोग पहचानना सीख रहे हैं कि टोटोमेरिज में शो करेगा कि नहीं करेगा, खत्म कहानी। अब करेगा तो कैसे करेगा ये हम लोग समझेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो इसकी बात करते हैं, क्या ये हम लोग को टोटोमेरिज में शो करेगा? सर ये अल्फा है। अब इस कार्बन को देखो कितने बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4 को बनाया है। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 को बनाया है। अब देखो अल्फा, इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लो। सबसे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, तो देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो ये भी sp3 मिलेगा, यहाँ का इसका भी देखोगे तो ये भी तुम्हारा sp3 मिलेगा। तो पहला कंडीशन तुम्हारा फुलफिल हो गया। क्या इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं सर, तीनों जगह तुम्हारा क्या है, कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, मतलब इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो नहीं है तो सिंपल बोलोगे कि ये हम लोग को शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब्सेंट है अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बोलेंगे नो एनी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो इसी वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये शो नहीं करेगा क्या, टोटोमेरिज में। यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो देखो भाई इसके बगल अल्फा कार्बन, इसके बगल में अल्फा कार्बन, यहाँ पर हम लोग को 2 ही बॉन्ड बनाए, इसका मतलब इसके पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। हाँ जी हाइड्रोजन है। इसके पास देखो ये कार्बन 2 बॉन्ड इधर और एक इधर, 3 बॉन्ड बना चुका है, तो इसके पास खाली कितना होगा, 1 होगा। अब देखो सभी का हाइड्रोजन मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो ये निकलेगा sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो ये होगा sp2 निकलेगा। तो अब देखो इसके पास देखो क्या अल्फा कार्बन इसके पास अवेलेबल है? हाँ सर इधर भी अवेलेबल है, इधर भी अवेलेबल है। लेकिन क्या अल्फा कार्बन जो है, अल्फा जो कार्बन, क्या यहाँ पर sp3 वाला अवेलेबल है? हाँ सर इधर तो अवेलेबल है ना, इधर हम लोग को अवेलेबल नहीं है। तो नहीं अवेलेबल तो क्या दिक्कत, एक साइड तो है ना। अरे इधर हम लोग को वो शो नहीं करेगा, लेकिन इधर तो शो कर सकता है ना टोटोमेरिज में। दोनों में से किसी साइड हम लोग को रहना चाहिए अल्फा मतलब कि कार्बन। तो अल्फा कार्बन हम लोग को इधर दिख रहा है, अल्फा हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, तो हाँ सर ये हम लोग को शो करेगा। इधर शो नहीं करेगा, इधर शो करेगा, ठीक है। इधर वाला हम लोग को शो नहीं करेगा, लेकिन ये वाला हम लोग को शो करेगा। क्लियर है। तो कहीं एक साइड बोले ना, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए, और हम लोग को जो अल्फा कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज का होना चाहिए। तो इधर वाला नहीं है, तो इधर वाला तो है ना तेरे पास, क्या दिक्कत है। यहाँ पर देख लो इसके पास जा रहे हैं, तो सर ये अल्फा कार्बन कार्बन देखो 4 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पर भी बना चुका है। अब इसके पास देखो ये अल्फा कार्बन इन लोग का हाइब्रिडाइजेशन देखो, तो सर ये हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो ये है sp3, इसका भी देखेंगे तो ये भी हम लोग को sp3। तो सर पहला रूल हम लोग को फॉलो किया। दूसरा देखने गए अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं सर, तो है ही नहीं, तो ये सिंपल सी बात है सर कि इधर भी शो नहीं करेगा और इधर भी हम लोग को शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब्सेंट है कौन, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सर ये भी हम लोग को
शो नहीं करेगा टॉटोमेरिज्म। तो आई होप कि तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि टॉटोमेरिज्म क्यों नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग बोल देंगे कि नो एनी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो आई होप कि अब तुम लोग समझ में आ गया होगा कि हाँ सर हम लोग ये समझ में आ गया कि टॉटोमेरिज्म वो शो करेगा कि नहीं करेगा, ये हम लोग पहचान लेंगे। तो बस इतना ही जानना है, चलो लिख लो। उसके बाद आप एक प्रोसेस बता देते हैं कैसे टॉटोमेरिज्म शो करता है, बस एक एग्जांपल बताएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बस बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे कीटोन चैप्टर तो वहाँ पे पूरा डिस्क्राइब होगा। चलो बस हम लोग को जानना था कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। और टॉटोमेरिज्म कौन शो करता है भैया, तुम लोग याद रख लेना, कीटोन। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म कैसे शो होता है, सो दिखा देते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है सो, जैसे मान के चलो यहाँ पर है तुम्हारा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है तुम्हारा CH3, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अल्फा वाला जो कार्बन होता है उसका जो हाइड्रोजन, देखो इधर भी है इधर भी, दोनों तरफ कहीं भी टॉटोमेराइज शो हो सकता है। तो हम लोग मान के चलते हैं राइट साइड वाला को, ठीक है। तो राइट साइड वाला को हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर CH2 रहने देते हैं और इसका हाइड्रोजन को यहाँ पर रखते हैं। देखो प्रोटोनेशन कैसे ट्रांसफ़र होता है। सो हम लोग को होता क्या है कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो वाला शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, जो अल्फा कार्बन होता है उसके पास शिफ्ट हो जाता है, और जो अल्फा कार्बन के पास जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो शिफ्ट होता है कहाँ पे, ऑक्सीजन के पास। तो ये जो हम लोग को ट्रांसफ़र जो होते रहता है, प्रोटोनेट जो होते रहता है यहाँ पे, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म। अब ये हम लोग को क्या होता है, सो देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम का सैंपल होता है, क्योंकि ये आगे जा रहा है तो आगे से पीछे भी आता रहता है। तो अब देखो इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर CH3 कार्बन, और कार्बन के पास देखो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो ये बनेगा सिर्फ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास कौन जा रहा है, हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा OH। अब यहाँ पे देखो कार्बन के साथ ये जो CH2 जो था, अब यहाँ पे सिंगल था तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड लो। इसी को हम लोग बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनोल फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनोल फॉर्म। कैसे बोलते हैं, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या बोलोगे, इन, और प्लस यहाँ पे OH है तो OH के लिए क्या बोलोगे, ओल। और जानते हैं कि दो गो वॉयल एक साथ नहीं होते तो इसको हटा दोगे, सिर्फ इसको क्या बोलोगे, इनोल फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, इनोल। और ये भी क्या है, इसमें तो सिर्फ कीटोन है तो इसको अभी भी हम लोग क्या बोलेंगे, कीटो फॉर्म बोलेंगे या फिर कीटोन फॉर्म बोलेंगे। तो इसको सिंपल क्या बोला जाता है, कीटो फॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कीटो फॉर्म। क्लियर है। तो ये जो हम लोग को देखते हैं कीटो इनोल का प्रोसेस, कि ये आपस में ट्रांसफर होता रहता है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म। और ये टॉटोमेरिज्म कब शो करेगा, इसके लिए दो कंडीशन, और वो सारा कुछ तुम लोग को पता चल गया। इतने सारे एग्जांपल्स हम तुम लोग को करवा चुके हैं। तो क्या शो करेगा, सबसे पहले उसका जो अल्फा कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अगर sp2 है चाहे sp है तो वो कभी जीवन में शो नहीं करेगा, ठीक है। और कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए। अगर sp3 हाइब्रिडाइज है भी और उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो वो फिर भी शो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि अभी देखो इसके पास इधर भी शो किया तो इधर से भी शो कर सकता है, ठीक है, बनाएगा वही चीज़। तो यही है तुम्हारा टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग टॉटोमेरिज्म। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म। तो ये हम लोग को यूज होता है जब हम लोग रिएक्शंस को पढ़ते हैं वहाँ पर, ठीक है। ठीक है, यही से आएगा हम लोग को अल्डोल कंडेंसेशन। तुम लोग सुना होगा, मॉडल पेपर इस सब में भी देखा होगा, क्योंकि अभी तुम लोग को सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो तुम लोग को ये सब मॉडल पेपर इस सब में भी सुना होगा। PYQ में देखा होगा कभी, प्रीवियस क्वेश्चन को उलट रहा होगा तो वहाँ पे तुम लोग को दिखा होगा अल्डोल कंडेंसेशन। क्या होता है अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो वगैरह सब सुना होगा भाई, यहीं से आता है वो सब कुछ, ठीक है, अल्डोल वाला। तो अल्डोल कंडेंसेशन यहीं से प्रोसेस होता है टॉटोमेराइज होकर के। तो वो सब चीज़ प्रोसेस तब मजा आएगा जब अभी ये सब चीज़ सीख ले हो ना, तो वहाँ पे और मजा आएगा, फील करोगे अच्छा ये चीज़ तो हम लोग वहाँ पे पढ़ चुके थे, यही होता है क्या, तो ऐसा होगा। तो चलो हम लोग को यही था, हम लोग को 5। अब लास्ट बचा है क्या, रिंग का, ठीक है। चलो इतना लिख लो, आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखो हम लोग लास्ट जो देखने वाले हैं वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म कैसे शो करता है, तो देखो बेसिकली समझो, हम लोग के पास क्या रहेगा, एक ओपन चेन रहेगा, अरे जो पूरा रिंग के जैसा। देखो हम लोग दो चीज़ जानते हैं, एक होता है क्लोज रिंग और एक होता है ओपन रिंग, मतलब कि ओपन चेन, और एक होता है हम लोग को रिंग के फॉर्मेट में। तो रिंग किसको बोलते हैं, जो साइक्लिक कंपाउंड होता है, और जो असाइक्लिक होता है उसको हम लोग ओपन चेन बोलते हैं। तो हम लोग को क्या होता है, दो कंपाउंड लेंगे, एक रहेगा रिंग के फॉर्म में और एक रहेगा ओपन चेन के
ग्रुप में, ठीक है। अब दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। किसकी वजह से? तो एक रिंग फॉर्म में है और एक हम लोग को क्या रहेगा, विदाउट रिंग रहेगा, ओपन चेन में रहेगा। तो अगर इस प्रकार के कोई स्ट्रक्चर्स आता है, इस प्रकार के अगर कोई कंपाउंड आता है, तो वैसे आपस में क्या कहलाएंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। एक रिंग के फॉर्मेट में और एक चेन के फॉर्मेट में। जैसे एग्जाम्पल समझो, अगर यदि हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल तुम्हारे पास है ऐसा, मान के चलो तुम्हारे पास है CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है, ये है A नंबर और यहाँ पे तुम्हारा B, ऐसा बना दे। अब बताओ क्या है, तो ये दोनों आपस में क्या है सर, ये दोनों आपस में है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। कैसे? देखो, इसका भी मोलिकुलर फार्मूला तुम निकाल के देखो। तो सर मोलिकुलर फार्मूला निकालेंगे तो 3 मतलब कि कार्बन कितना 3 गो, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8 गो। अब इसका देखो, इसका अगर तुम मोलिकुलर फार्मूला निकालोगे तब भी तुम्हारा सेम निकलेगा। देखो 1 2 3 गो कार्बन, ठीक है सर। हाइड्रोजन, अरे भाई इसके पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। देखो इसके पास भी कितना हो गया, इसके पास हाइड्रोजन अगर तुम देखने जाओगे तो इसके पास अगर देखने जाओगे तो देखो, अच्छा यहाँ पे अल्किन बना दिया, ओ सॉरी, यहाँ पे अल्किन हम लोग को बनाना पड़ेगा। 1 मिनट, ये हो जाएगा। क्योंकि देखो रिंग के फॉर्मेट में जाओगे, जैसे तुम लोग को DU पढ़ाए थे, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, याद आ रहा है कुछ? जब नोमेनक्लेचर चैप्टर पढ़ा रहे थे IUPAC ने, तो वहाँ पर तुम लोग को DU पढ़ाए थे, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अरे भैया, तो डबल बॉन्ड को तोड़ने में जितना हम लोग को लगता था DU, उतना ही एक रिंग को तोड़ने में लगता था। तो ये कहाँ से होता था? क्योंकि स्ट्रक्चर्स दोनों का सेम ही होता है लगभग, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग इसका 8 नहीं होगा बल्कि कितना होगा, 6 होगा। देखो, अरे 3 तो 5 और 1 6, ठीक है। अब इसका भी देखो तो ये कितना होगा 6। अब देखो दोनों के पास क्या है, मोलिकुलर फार्मूला सेम है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स क्या है, अलग अलग, एक ओपन रिंग में और एक हम लोग को क्या है, क्लोज रिंग में है, ठीक है। मतलब कि ओपन चेन में है और एक हम लोग को क्या है, रिंग के फॉर्म में है। तो हम लोग को अगर कभी भी ओपन चेन और रिंग के फॉर्मेट में है और दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स तो अलग अलग है ना, तो इस प्रकार के आपस में क्या कहलाएंगे, कंपाउंड। तो हम लोग कैसे कहलाएगा, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि कंपाउंड जो A है एंड जो कंपाउंड B है, ये आपस में क्या कहलाएंगे, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो यही है तुम्हारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसके अलावा हम लोग को कोई चीज़ अभी पढ़ना नहीं है। जैसे कि अभी तक हम लोग क्या देखे, तो हम लोग देखे भाई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जितना भी टाइप का था सब कुछ खत्म कर दिया इस वीडियोज़ में। अब हम लोग आगे का अभी शुरुआत नहीं करेंगे, इसके लिए एक अलग सा पार्ट बना देंगे, ठीक है, सेकेंड लेक्चर्स, क्योंकि 1 घंटा प्लस हो गया ये भी, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आपको ज़्यादा बर्डन होने लगेगा। तो जब भी आपको टाइम मिल रहा है इसको देख करके सलटा दीजिए, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट भी वीडियो जो आएगा उसको भी देख करके ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को आराम लगता है। लंबा लंबा सेशन हो जाता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है देखने के लिए, मैं समझ सकता हूँ आप लोग का प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम लोग को जितना भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था समाप्त। अब हम लोग को बचा हुआ है क्या, तो हम लोग को स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें से ज्योमेट्रिकल के बारे में पढ़ना है, ऑप्टिकल के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग बेसिकली ज्योमेट्रिकल के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही मज़ेदार और भी रहने वाला है, जिसमें से सिस ट्रांस पढ़ेंगे, EZ बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है। तो ये सारा कुछ, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले नोमेनक्लेचर जिन लोग को दिक्कत है भाई, अभी भी बोल रहे हैं कि जा करके तुम पहले कवर कर लो, क्योंकि मैं दोबारा बताने वाला नहीं हूँ, सिर्फ वहाँ पे मैं रूल बताऊँगा, ठीक है। जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत करूँगा क्लास 12 का, हेलोएल्केन एंड हेलोरिन, तो वहाँ पर भी नोमेनक्लेचर है, पूरा एक्सरसाइज में। वहाँ पे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है भाई, कभी 5 नंबर में आ जाता है नोमेनक्लेचर लिखने के लिए, कभी 1 नंबर में घूमता रहता है। और बिना नोमेनक्लेचर का तुम रिएक्शंस को नहीं बना सकते हो। तो मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि नोमेनक्लेचर चैप्टर अच्छे से कवर कर लो। तो वीडियोस पड़ा हुआ है ना भाई तुम्हारे बैचेस में, तो जा करके अच्छे से तुम कवर कर लो उसको, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर को पहले से तुम ऑलरेडी कवर करके रखे हो। उसके बाद अभी आइसोमेरिज्म को पूरा अच्छे से तुम लोग पढ़ लो। मैं पूरा ईमानदारी पूर्वक से यहाँ पे तुम लोग को अच्छे से तुम लोग को समझाने के प्रयास कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियोज़ को देखने के बाद तुम्हें कहीं पर भी डाउट आया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हें आइसोमेरिज्म भी कवर करके रखना है, क्योंकि मैं वहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे रिएक्शंस पढ़ाना। अब रिएक्शंस पढ़ाने में समय देंगे कि तुमको ये सब चीज़ पढ़ाने में समय देंगे,
ठीक है। तो इसी चलते मैं पहले ही मेहनत करवा दे रहा हूँ ताकि मेरा हर एक चैप्टर में वहाँ पर आसानी हो, ठीक है। बस वहाँ पे फॉर्मेट तैयार कर दूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा हाँ यही चीज़ होता है, वहाँ पे क्यों होता है ये भी समझ में आ जाएगा, रीजन समझ में आया। बाकी मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करने लग जाऊँ यही सब चीज़ कि लो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसे शो करेगा, चेन कैसे करेगा, पोजीशन कैसे करेगा, फंक्शनल। अरे भाई इतना टाइम रहेगा वहाँ पे क्या, चैप्टर्स बड़े बड़े हैं ना, तो उसमें हम लोग को रिएक्शंस पढ़ना है, ना कि ये सब चीज़। ये सब चीज़ हम लोग को पहले से ही अंडरस्टूड होना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो मैं नहीं जानता कि तुम लोग को दिक्कत हो, मैं नहीं चाहता कभी कि तुम लोग को प्रॉब्लम हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग 11th में क्या ही पढ़े हो सो, ठीक है। तो हर एक बच्चा का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है भैया कि तुम लोग को अच्छा रिजल्ट करवाना है। तो मैं नहीं चाहता कि ऑर्गेनिक में तुम लोग को कहीं से भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो। तो भैया इसीलिए सारा कुछ वीडियोस तुम लोग को प्रोवाइड करवा रहा हूँ बना बना करके, ताकि हर एक चीज़ सीख जाओ जो 11th में सीखना था। तो हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसको भी खत्म कर देंगे। बहुत ही छोटा सा पोर्सन रहेगा, सिर्फ 3 ही टॉपिक को पढ़ना है, खत्म कर देंगे, ठीक है। तब फिर हम लोग शुरू करेंगे जीओसी का पोर्शन, तब फिर हम लोग घुस जाएंगे क्लास 12th में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, रिवाइज करते रहना। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद जी।